हेलो एवरीवन। आज हमारी ई श्रीधरन सीरीज में हम हमारा नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पॉजिटिज्म इन हिस्ट्री, मतलब प्रत्यक्षवाद की बात करने जा रहे हैं हम। इससे पहले हमने बर्लिन रिवॉल्यूशन देखा था, उसी तरह ये वीडियो भी होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। हम जानते हैं कि प्रत्यक्षवाद के जो हमारे जनक हैं, जिसको हम फादर कहते हैं या जो सबसे बड़ा नाम है, वो है हमारे ऑगस्ट कॉम्टे। तो इस वीडियो में ऑगस्ट कॉम्टे से पहले ये कैसे इवोल्यूशन हुआ प्रत्यक्षवाद का, पॉजिटिविज्म का हिस्ट्री में, हम वो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे अदर हिस्टोरियन या हमारे स्कॉलर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है एक बेस बनाने में। एंड फिर फर्दर पार्ट 2 में है हम ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम इस वीडियो में देखते हैं, हमने पहले भी साइंटिफिक बात कर ली है और अब हमें साइंटिफिक ही हम जो सोचते हैं साइंटिफिक तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। बर्लिन रिवॉल्यूशन में हमने ये काफ़ी देखा, पर ये आगे और कैसे बढ़ा। पॉजिटिज्म भी उसी का कहीं एक आगे आप प्रारूप देखते हो कि हाँ, ये भी साइंटिफिक की ही बातें कर रहा है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस ऑगस्ट कॉम्टे से भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिज्म है क्या। तो ये क्या कहता है? पॉजिटिज्म या प्रत्यक्षवाद हमारी बात करता है एक्चुअल एब्सोल्यूट नॉलेज के बारे में। किसके बारे में? एब्सोल्यूट नॉलेज। एक्चुअल मतलब जो सच में हुआ है, एब्सोल्यूट मतलब जो कंप्लीट है, जो पूरा नॉलेज है, डिपेंडेबल जो किसी और पे भी निर्भर नॉलेज है, और वो नॉलेज जो साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करने के बाद निकाला जा रहा है, उसकी इंक्वायरी करने के बाद निकाला जा रहा है। और ये किसकी तरह? नेचुरल साइंस की तरह। जैसे हम किसी नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट में हम कुछ चीज़ें लेकर जाते हैं, कुछ लॉज फॉलो करते हैं कि अगर हमें ऐसा रिजल्ट चाहते हैं हम, तो हमें ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, उस कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ेगा कि आखिर हमें क्या करना है, कौन सा। अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो कौन सा हमें एलिमेंट कितने अमाउंट में लेना है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा लॉ लगाना है, बायो की बात कर रहे हैं तो कौन सा डाइसेक्शन मेथड यूज करना है। उसी तरीके से हमें अब हमारी सोशल साइंसेस में भी, अब हमारी सोसाइटी में भी साइंटिफिक मेथड यूज करना पड़ेगा। ये जो है, ये पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट और डिस्प्यूट के बियॉन्ड है। ये पॉसिबिलिटी ऑफ डाउट और डिस्प्यूट के हम जो, क्योंकि आप सिंपल सी बात देखो ना, अगर आप कोई साइंटिफिक मेथड यूज करते हो, साइंटिफिक प्रोसेस यूज करते हो, तो आपको पता है कि चीजें वहां पे कम गलत जाएंगी। ठीक है, तो वहां पे डिस्प्यूट या यहाँ पे कोई ऐसे प्रॉब्लम इशू होने की बात ही नहीं है। तो अगर हम सोसाइटी में भी सेम मेथड यूज करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वहां पे हमारे इश्यूज या गलतियां कम होंगी। दूसरा, अगर हम पॉजिटिविज्म की इस तरीके से बात करें, प्रत्यक्षवाद की बात करें, तो वो क्या करता है? वो जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो हमारे सोर्सेस हैं, या जो हमारी हमें जो एविडेंस मिल रहा है, वो उनको पास्ट, जो हमारा पास्ट है, आप पास्ट कर सकते हो, जो बीत गया है, उसको उसी क्रम में देखता है, इवोल्यूशनरी ऑर्डर में। मतलब कैसे उसका विकास हुआ। मतलब कि जो हमारा प्रत्यक्षवाद है, वो जो हमारे फैक्ट्स हैं, उनको हमने बर्लिन रिवॉल्यूशन में क्या सीखा था कि हमें जो पास्ट है वो पास्ट के तरीके से ही सीखना चाहिए, हमें पास्ट के तरीके से ही देखना चाहिए। हम प्रेजेंट का लेंस लगा के पास्ट को जज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी डिफरेंट होती है। सेम चीज वही कह रहा है कि प्रत्यक्षवाद जो है वो जो हमारे फैक्ट्स को है, पास्ट के इवेंट्स को या पास्ट में जो घटना हुई है उस फैक्ट्स को एक विकासगत क्रम में देखता है कि ये चीजें हुई तो कैसे कैसे हुई, इनका इवोल्यूशन, इनका विकास कैसे हुआ, वो उस तरीके से देखता है। अब हम अगर देखेंगे पॉजिटिज्म में, तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जो आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे फ्रांसिस बेकन की। अगर हम देखेंगे तो फ्रांसिस बेकन कौन थे? इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड। इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने कहा था कि जो भी हमारा नॉलेज होना चाहिए वो 3 चीज़ों पे बेस्ड होना चाहिए: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और इंडक्शन। ऑब्जर्वेशन, आपको पता है कि आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके प्रत्यक्ष आपके सामने जो है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्सपेरिमेंटेशन, सेम साइंटिफिक चीज़
कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं, हम कुछ लॉज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, हम उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है या जो हमारे लॉज़ आ रहे हैं या जो हमारी हिस्ट्री निकल के आती है, हम एक्सपेरिमेंट बेस पे करेंगे। तीसरा है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन मतलब होता है कि अगर आप कोई रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, फॉर एग्जांपल आप कुछ नोटिस कर रहे हो, बहुत वो कई बार आप नोटिस कर रहे हो और उसके बाद आप देख रहे हो कि ये चीज़ें बार-बार हो रही हैं, तो आप एक जनरलाइज़ेशन करते हो उस चीज़ों का और आप एक लॉ निकालते हो कि जनरल लॉ है, ये यही हुआ होगा। हम बार-बार रिपीटेड ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हर बार यही सिस्टम होता है कि अगर लड़ाई आती है, कोई वॉर होता है, तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब होती है, हमारी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, सब डिस्टर्ब होता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे खराब होती हैं। आप ये नॉर्मल 2-3 वॉर करके आप अलग-अलग देखोगे, फिर ऑब्जर्वेशन करोगे, जनरलाइज़ेशन करोगे, तो सेम इंडक्शन का वही मेथड होता है कि हमने कोई चीज़ देखा, उसको ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे हमने एक जनरल लॉ बनाया। तो ये हमारा उन्होंने फ्रांसिस बेकन ने 3 चीज़ बोला था। इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा प्रत्यक्षवाद है, वो केवल ट्रू नॉलेज से आ सकता है। ट्रू नॉलेज से और ट्रू नॉलेज किससे आएगी? जो हमारी भाई सही न ट्रू नॉलेज का मतलब क्या है? क्या बाकी सारी नॉलेज खराब है? या बाकी सारी नॉलेज फ़ॉल्स है? नहीं, ट्रू नॉलेज का मतलब ये है कि जो बिना लाइक बायसनेस ना हो, जिसमें इमेजिनेशन ना हो, जो फैक्ट पे बेसिस हो, जो सच हो। ठीक है? तो वो है हमारी ट्रू नॉलेज और वो कैसे आएगी? वो हमारी ऑब्ज़र्व करने के बाद आएगी कि हम देखेंगे और देखेंगे मतलब बिना बायस हुए देखेंगे। देखेंगे मतलब साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, ठीक है? और जो हमारा बेकन का जो डिमांड थी एम्पिरिकल एविडेंस के लिए, एम्पिरिकल एविडेंस के लिए मतलब जो प्रैक्टिकल, व्यावहारिक जो आप एविडेंस के लिए, फैक्ट्स के लिए देखोगे, यही जो उनका ये सोचना था कि हमें ये जो तरीका है ऑब्जर्वेशन का, इंडक्शन का, इसको यूज़ करना चाहिए साइंटिफिक मेथड में, ये हमारा आगे चल के फाउंडेशन बना पॉजिटिविस्ट थिंकिंग का। इसके बाद फ्रांसिस बेकन के बाद अगर आप देखते हो, तो और भी बहुत सारे आपके थिंकर्स आते हैं जो एनलाइटमेंट थिंकर्स हम जिनको कहते हैं कि भाई उस टाइम पीरियड में भी एनलाइटमेंट थिंकर्स की क्या बात है और उसमें मेनली हमारे 3 थिंकर्स आते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है कि ये जो थिंकर्स हैं इनके मन में ये ख़्याल क्यों आया, ठीक है? कि हमें साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए। तो आप उस टाइम देखोगे ये बात हो रही है 18th सेंचुरी एनलाइटमेंट की, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, न्यूटन का साइंटिफिक मेथड, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ वगैरह बहुत ज़्यादा पॉपुलर में था और लोग उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अमेज़्ड थे, ठीक है? उन्होंने पता चला था कि हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने कहा कि सेम यही तरीका न्यूटन का साइंटिफिक मेथड हम ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ने के लिए करते हैं, ठीक है? ह्यूमन सोसाइटी भी तो लॉ से ही गवर्न हो रही है, सब कुछ अपने आप तो हो नहीं रहा है, तो हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो डेविड ह्यूम थे, उन्होंने कहा कि जो भी नॉलेज हमारी आती है, वो किससे आती है? सेंसरी एक्सपीरियंस से। मतलब हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, वैसा एक्सपीरियंस होता है। और ये हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर है, उसको पढ़ने में बढ़ावा देता है। और जैसे हम नेचुरल फिनोमेना को पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो नेचुरल फिनोमेना को पढ़ने के तरीके में भी हमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना चाहिए। ये क्या कह रहा है? कहीं न कहीं ये प्रैक्टिकल बात कर रहा है, ठीक है? आज हम साइकोलॉजी को हम हमारे जाओगे बीए वगैरह में आप ले रहे हो एज़ अ सब्जेक्ट साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस की तरह ही तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं। सबसे बेहतर एग्ज़ाम्पल है। आपको हिस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा है, वो मत समझो। बट साइकोलॉजी तो आपको समझ में आ रहा है कि हम साइकोलॉजी क्यों हम बीए में पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो कहीं न कहीं उसमें साइंस के बहुत टर्म्स हैं, साइंस ही बहुत होता है, पर हम उसको बीए में पढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर जो फ़ॉर्म करता है, वो ह्यूमन को फ़ॉर्म करता है। और ह्यूमन कहाँ है? सोसाइटी का हिस्सा है और सोसाइटी आगे चल के हमारी हिस्ट्री बनाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक चीज़ आपस में लिंक्ड है और हमें हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए। दूसरे हमारे आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि हम कंपैरेटिव मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है? कंपैरेटिव मेथड तो हमने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है? और कंपैरेटिव मेथड का क्या फ़ायदा होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप अलग-अलग बुक से पढ़ोगे, अलग-अलग सोर्सेज़ लोगे, तब आपको पता चलेगा एनालिसिस करने में, आपको क्रिटिकल एनालिसिस करने में अच्छा फ़ायदा मिलेगा।
आप देख पाओगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी बातें सच हैं, कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना बढ़ा-चढ़ा के बोल रहा है। सेम राखी ने भी स्टार्टिंग में यही किया था, उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की थी और उनको लगा था अरे! ये तो बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है और फिर उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की थी। उनकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। सेम वहीं पे यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि हमें कंपैरेटिव मेथड यूज़ करना चाहिए, जो हमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज़ से हमें फैक्ट्स कलेक्ट करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे जनरल लॉज़ हैं, जो इन पॉलिटिकल और सोशल बिहेवियर को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है? कोई ऐसे जनरल लॉज़ होंगे कि जो सारी चीज़ों को बिहेवियर को गवर्न करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लो इनका कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी का क्या मतलब? आप इंडिया की बात करो, ठीक है? इंडिया का कल्चर अलग है, इंडिया की चीज़ें अलग हैं, इंडिया के प्रॉब्लम्स अलग हैं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम यही सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये आज के मैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ। हम सेम यही किसी अफ्रीकन कंट्री का ले लेते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री का ले लेते हैं, ठीक है? और हम ये पूरा कंपेयर करते हैं, तो पर हम एक चीज़ देखेंगे कि मेबी हमारा सिस्टम बहुत अलग होगा, ठीक है? मेबी हमारे यहाँ के लॉज़ बहुत अलग होंगे, लेकिन कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, जो हम हर जगह पे देखोगे सेम ही रहेंगी, ठीक है? तो हमें उन जनरल लॉज़ को देखना है, उनको ढूँढना है और हमें ये डिस्कस करना है कि वो कौन से लॉज़ हैं जो हमारे ह्यूमन सोसाइटी को, हमारे सोशल बिहेवियर को गवर्न करना है। ऐसा मॉन्टेस्क्यू कहते हैं। तीसरे हमारे जो हैं कॉन्डोरसेट, उनका था मानना था कि जो हमारा ह्यूमन प्रोग्रेस है, ये एक साइंटिफिक लॉज़ को फ़ॉलो करता है, ठीक है? जो जो ढूँढा जा सकता है जिस साइंटिफिक लॉज़ को, उसको फ़ॉलो करता है। इन्होंने क्या किया था, एक साइंस ऑफ सोसाइटी की लाइक क्रिएट करने की कोशिश की थी, कि सोसाइटी बनाया था इन्होंने, किसकी तरह? न्यूटन्स के साइंस ऑफ नेचर की तरह। मतलब कहीं न कहीं इन्होंने न्यूटन्स के काफ़ी सारे फ़ॉर्मूले को अपने में यूज़ करने की कोशिश की थी। बट हम इनके बारे में डिस्कस तो कर रहे हैं, बट इनका क्या यूज़ है प्रत्यक्षवाद में? ठीक है, ऐसा काम तो बहुत सारे अदर स्कॉलर्स ने भी किया है, बट हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये बात आप देखोगे, जो भी उस टाइम की प्रॉब्लम थी, इन्होंने एक नई तरीके से सोसाइटी को ट्रीट करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि जो ये सोसाइटी है, वो हमारी लॉज़ के द्वारा गवर्न होती है, लॉज़ के द्वारा, जो हमारे नियम है, कुछ नियम के द्वारा चलती है। ऐसे नहीं कि चांस में कुछ भी चल जा रहा है, ठीक है? इनका जो वर्क है, इन्हीं के वर्क ने कहीं न कहीं कॉम्टे को इंस्पायर किया कि वो प्रत्यक्षवाद की जो धारणा है, वो अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएँ, वो बता सकें, ठीक है? तो अगर आप कोई चीज़ देखते हो, कोई चीज़ पढ़ते हो, तो उसका एक बैकग्राउंड हम हमेशा आंसर में लिखते हैं। अगर हम स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? और हमसे कहा जा रहा है कि स्वदेशी मूवमेंट लिखो, उनके बारे में आप डिस्कस करो, क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे खत्म हुआ, क्या-क्या तरीका था। तो आप देखोगे, आप कॉजेज़ लिखोगे, आप बैकग्राउंड लिखोगे, बैकग्राउंड में आप लिखोगे कि क्या चल रहा था। कि स्वदेशी मूवमेंट में जो लोगों के मन के अंदर जो आग थी, वैसे ही आ गई थी? नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल इमीडिएट रीज़न था, पर बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना। बैकग्राउंड में दुनिया भर के लॉस ला दिए थे कर्जन ने, ठीक है? और उसके पहले भी इतना सारा कहीं न कहीं रिवोल्ट हो ही रहा था। तो वो सारी चीज़ें मिल के कहीं एक मौका मिला और हुआ। तो बैकग्राउंड हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप कोई भी अगर ये इवेंट पढ़ते हो या कोई थ्योरी पढ़ते हो, उसका बैकग्राउंड होता ही होता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है? अब इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं जो हमारे सेंट साइमन है। क्यों सेंट साइमन क्यों इम्पोर्टेंट आ जाते हैं? क्योंकि सेंट साइमन के यहाँ ही ऑगस्ट कॉम्टे ने 7 साल काम किया था, 7 ईयर, और एज़ अ सेक्रेटरी काम किया था। तो उनके वर्क से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे कॉम्टे हमारे, और कहीं न कहीं सेंट साइमन ने के काम ने ही ऑगस्ट को बताया था, ऑगस्ट कॉम्टे को बताया था कि ऐसी कोई थ्योरी दी जा सकती है या ऐसी कोई बात कही जा सकती है। तो अभी हम सेंट साइमन के बारे में जानते हैं। तो सेंट साइमन क्या थे? एक फ्रेंच सोशल थिंकर थे और अपने अप्रोच में बहुत ही ज़्यादा रेडिकल थे, ठीक है? ऐसे नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा वो तार्किक थे। और 19th सेंचुरी के
बात कर रहे हैं। अभी हमने एनलाइटमेंट का देखा तो वो 18th सेंचुरी का हो गया। हम 19th सेंचुरी में आते हैं, सेंट साइमन। तो सेंट साइमन ने मेटाफिजिक्स मतलब फिलॉसफी वाली हमारी बातें कही कही, इमेजिनेशन, सुपरनैचुरल, दुनिया भर की, जिसमें कोई भी साइंस नहीं है, सब अपने मन की मनगढ़ंत कहानियां हैं। जैसा कि आप देखोगे, हमें बहुत बार हेरोडोटस में बहुत मनगढ़ंत कहानियां हैं उनकी बुक में। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका भी उस टाइम पे आप देखो तो उनकी गलती नहीं है, उस टाइम यही चल रहा था। अब थ्यूसिडाइड्स आते हैं, वो मनगढ़ंत कहानियां को इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि मैं जो भाई आंखों में देखूंगा, आंखों से देखूंगा, आई विटनेस पे बिलीव करूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सब इवॉल्व होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। तो इस तरीके से टिन साइमन ने कहा कि ये जो आपकी फिलॉसफी है, जो आप क्या कहते हैं सुपर नेचुरल तरीकों से आप इसको बोल रहे हो, कुछ भी बिना प्रूफ के कुछ भी बात बोले जा रहे हो, ये सब गलत है। हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हमारी जो सोसाइटी है उसको केवल साइंटिफिक तरीके से पढ़ना चाहिए। जैसे हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमें सोसाइटी को भी पढ़ना चाहिए। तो इनका जो मेन आइडिया था वो था कि जैसे मैं बता रही हूँ ना, उस टाइम पे न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काफी ज्यादा लोगों को अमेज किया हुआ था। तो हर कोई इस नए कॉन्सेप्ट से इतना ज्यादा प्रभावित हो गया था कि वो अपने अपने फील्ड में इस कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहता था। तो सेंट साइमन ने भी कहा कि जो ये न्यूटन लॉ का हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सिर्फ ग्रेविटी का मॉडल नहीं है, ये ठीक है, ये वो कर बिलीव करते थे कि जैसे उन्होंने बताया वैसे सिमिलर साइंटिफिक लॉज हैं जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी को एक करने के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो सेंट साइमन क्या कहना चाहते हैं? सेंट साइमन कहना चाहते हैं कि वो जो हमारा ये जो आप सोसाइटी है जिसमें आप कहानी बताते हो, ठीक है, जिसमें आप कहते हो कि ये हुआ हो सकता है, ठीक है, या फिर ये हो रहा होगा, या ये हुआ होगा, बट ऐसे ही आपके इमेजिनेशन में आपने एक दिन सोया, आपको लगा ये हो सकता है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, हम इसको मिला दे रहे हैं, मिल भी नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं चलता है, हमें साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा सोसाइटी को, हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लॉज हैं गवर्न कर रहे हैं, हमें फैक्ट्स देखने पड़ेंगे, हमें उसको अच्छे से एम्पिरिकल स्टडी करना पड़ेगा, तब हम जाके हमारी सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं। तो ये बात सेंट साइमन की जो थी वो ऑगस्ट कॉम्टे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। तो बेसिकली सेंट साइमन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पॉजिटिविज्म का एक स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, हमें ये कर सकते हैं, हमें मेटाफिजिकल चीज़ों पे नहीं पढ़ना है, हमें साइंटिफिक चीज़ों में पढ़ना है। ठीक है, इन्होंने कहा था साइंटिफिक लॉस और क्योंकि जो हमारे साइंटिफिक नियम है, वैज्ञानिक नियम है सोसाइटी के बारे, सोसाइटी से रिलेटेड, उसके बारे में बात की थी। तो हमारे सेंट साइमन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और सेंट साइमन के बाद जो हमारे नेक्स्ट पर्सन आते हैं वो आते हैं हमारे ऑगस्ट कॉम्टे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो एक बैकग्राउंड देखा है, किसका किसका देखा, हमने सबसे पहले जाना कि पॉजिटिज्म क्या है, बेसिकली प्रत्यक्षवाद क्या है। तो प्रत्यक्षवाद यही है कि भाई एब्सोल्यूट नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, प्रत्यक्षवाद जो हमारे फैक्ट्स हैं हम उनके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो उस बेसिस पे हम प्रत्यक्षवाद साइंटिफिक तरीके से उसको कह रहे हैं। फिर ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले फ्रांसिस बेकन आए। फ्रांसिस बेकन ने बताया कि नहीं नहीं देखो, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और इंडक्शन, हमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। फिर हमारा एनलाइटनमेंट का पीरियड आया, उसमें हमारे कुछ जो हमारे न्यूटन के लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से लोग अमेज हुए थे, लोगों ने अपने अपने फील्ड में उसको अप्लाई करना शुरू किया, अलग अलग तरीके के व्यूज़ देना स्टार्ट किए। एंड फाइनली सेंट साइमन आते हैं जो एक तरीके से पहला स्ट्रक्चर दिया उन्होंने पॉजिटिविज्म का। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली करता धरता है पॉजिटिविज्म के, और पॉजिटिविज्म की मेन थ्योरीज को हम तब जानेंगे।